नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर में एक और सोशियोलॉजी का पेपर है आप लोगों का। भारतीय जनजातियों का समाजशास्त्र है ना। तो भारतीय जनजातियों का समाजशास्त्र जिन दोस्तों का भी किसी ने माइनर में लिया हुआ है, किसी ने ओपन इलेक्टिव में लिया हुआ है ना। तो इस सब्जेक्ट के आज हम 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं मॉडल पेपर 2026 के रूप में। क्लियर है? तो बहुत सारे बच्चों की कमेंट थी कि सर आप सोशियोलॉजी के इस पार्ट पर अभी तक आप लेकर के नहीं आए हैं सेशन। तो अब उन दोस्तों का जो इंतजार था वो अब समाप्त तो हो चला है। चलिए, तो अब शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो बीए थर्ड ईयर में मॉडल पेपर 2026 भारतीय जनजातियों का समाजशास्त्र, 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटियों के लिए समान रूप से उपयोगी। क्लियर है? चलिए अब शुरू करते हैं। सीधे शुरू करेंगे बिना समय गवाए, डायरेक्ट बढ़ेंगे प्रश्नों की ओर। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न जरा लेते हैं। पहला प्रश्न है, जनजाति से आप क्या समझते हो? जी हाँ, जनजाति से आप क्या समझते हो? जनजाति की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं को विस्तार से बताइए। साथ ही भारतीय समाज में जनजातियों की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब इस प्रश्न में कितनी टर्म दी गई है ये मैं आपको बता दूं और फिर बढ़ेंगे आगे स्पीड से, तो क्योंकि टर्म को बताना बहुत जरूरी है ताकि आप लोगों के दिमाग में क्लियरिटी रहना चाहिए कि एक्चुअल में पढ़ना क्या है हम लोगों को, है ना? तो जहाँ पर ये जैसा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, अब चूँकि यहाँ पर आप प्रश्न पढ़ रहे हो, यहाँ पर घर पे जब पढ़ते हो ना तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं, प्रेशर नहीं होता माइंड पर। क्यों नहीं होता? क्योंकि यार ठीक है ना, एक बार समझ नहीं आएगा, फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है ना? कौन-सा समय निकला जा रहा है। लेकिन जब यही प्रश्न एग्ज़ाम में पढ़ते हो ना तो वहाँ बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि थोड़ी हड़बड़ाहट में रहते हैं और फट से प्रश्न समझ नहीं आता और ऐसे ही थोड़े लेंथी-लेंथी प्रश्न वहाँ एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो मेरे दोस्तों देखिए, प्रश्न को समझना बहुत आसान है। फर्स्ट रीडिंग में ही आप प्रश्न को समझने लगोगे। बस एक बात को आप सटीक रूप से मान लीजिए। वो बात क्या है? वो बात ये है कि प्रश्न जब भी आप लोग पढ़ो तो आपका पूरा फ़ोकस उस प्रश्न में पूछी गई टर्म पर होना चाहिए। अगर आपके माइंड पूरा अलर्ट है पूरी तरह से, यार प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, तो प्रश्न जब पढ़ोगे ना तो आपका दिमाग वहीं क्लिक करेगा जो प्रश्न में पूछा गया है। जैसे इस प्रश्न में कौन-कौन सी टर्म है मैं आपको ये बता दूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। जनजातियों से आप क्या समझते हैं? पहला, तो जनजातियों का आशय यानी कि आपके अनुसार आपके जो शब्द है वो बताने हैं आपको, आपके विचार क्या है जनजातियों से, ठीक है? यानी जनजाति का अर्थ क्या है? जनजाति की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए अब यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका आशय और अवधारणा अलग-अलग लिखना चाहेंगे या दोनों को मर्ज करके लिखना चाहेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। तो अवधारणा को स्पष्ट करते हुए प्रमुख विशेषताओं को बताइए। ये नेक्स्ट टर्म है आपकी। क्लियर है? और साथ ही भारतीय समाज में जनजातियों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब वैसे तो दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर सिर्फ 2 टर्म आप लोगों से इस प्रश्न में पूछी गई कि जनजाति होती क्या है? इसकी विशेषताएँ बताइए, सिंपल वे में। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा और बढ़ाएँ तो विशेषताओं में कई कैटेगरी आती है, उसमें से सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं पर आपको विशेष रूप से बात करनी है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न ज़रा देखिए। अगले प्रश्न में अब आपको अंडरलाइन करा हुआ मिलेगा, जो-जो प्रश्न की टर्म है वहाँ पर अंडरलाइन ऑलरेडी मिलेगा आपको ना। तो प्रश्न नंबर 2 में है, अनुसूचित जाति किसे कहते हैं? जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति में अंतर बताइए। क्लियर? तो जनजाति क्या होती है और अनुसूचित जनजाति क्या होती है, दोनों में डिफरेंस आपको बताना है। अगला प्रश्न है, भारत में जनजाति जनांकिकी पर टिप्पणी लिखिए। जनजातीय जनांकिकी पर टिप्पणी लिखिए। क्लियर है? अगला प्रश्न है, भारतीय जनजातियों का भाषा के आधार पर वर्गीकरण समझाइए। तो जहां पर अंडरलाइन है ना, समझ जाइए प्रश्न की जो प्रश्न के प्राण, ये अंडरलाइन वाला शब्द है, यानी वही टर्म है। वो प्रश्न पढ़ते वक्त आपको उसी टर्म पर फोकस आपको करना है, वहीं पर फोकस जाना चाहिए। और जब आपको बिना कोशिश करे जब भी प्रश्न पढ़े और आपका ऑटोमेटिक फोकस उस टर्म पर जाने लग जाए, समझ जाइएगा आपको प्रश्न पढ़ना आ गया है पूरी तरह से। चलिए, तो अनुसूचित जाति किसे कहते हैं? जनजाति अनुसूचित जनजाति में अंतर, जनजाति जनांकिकी क्या है और भाषा के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण कैसे हो सकता है, ये बताना है आपको। प्रश्न नंबर 5 को देखिए, जनजाति परिवार की अवधारणा समझाइए। जनजाति परिवार की, और इसी प्रश्न को अलग स्टाइल में पूछा जा सकता है, जैसे अथवा में प्रश्न दिया गया है कि जनजातीय परिवार के मातृवंशीय एवं पितृवंशीय समाज की विवेचना कीजिए। तो एक जनजाति वाले परिवार में मातृवंशीय परिवार कैसा होगा और पितृवंशीय परिवार कैसा होगा, इनकी विवेचना आपको करनी है। अब दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, वो डिफरेंस भी आपको यहाँ पर बताना होगा। क्लियर है? अगला प्रश्न है, जनजाति विवाह पर एक निबंध लिखिए।
जनजातीय विवाह पर अलग निबंध लिखिए। तो उनके यहाँ पर जनजातियों में जो संस्कार होते हैं, विवाह संस्कार, उन पर आपको एक निबंध मतलब एक अच्छे से विस्तार से आपको ये समझाना पड़ेगा। या यही प्रश्न अथवा में हो सकता है कि भारतीय जनजातियों में विवाह के स्वरूपों पर वर्णन कीजिए। हर जनजाति के अलग-अलग रूल होते हैं, अलग-अलग है ना विवाह संस्कार होते हैं। तो उनमें से 4-5 विवाह संस्कारों को आपको यहाँ पर उल्लेखित करना होगा प्रश्न के उत्तर के रूप में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नातेदारी से आप क्या समझते हैं? और नातेदारी के प्रकार क्या होते हैं? ठीक है, न नातेदारी का अर्थ और प्रकार ये 2 बातें बतानी है। वहीं अथवा वाले प्रश्न में परिभाषा पूछ ली है और श्रेणी संज्ञाओं का वर्णन पूछ लिया है। अब श्रेणी संज्ञा यानी कि वही प्रकार में आ जाएगा और अर्थ के साथ परिभाषा तो आप हमेशा लिखते ही हैं। क्लियर? अगला प्रश्न है जनजातीय महिलाओं की परिवर्तनशील स्थिति की विवेचना कीजिए। तो जनजातीय महिलाओं की जो परिस्थिति में परिवर्तन आया है, उस पर वर्णन करना है। लेकिन दोस्तों इतना आसान नहीं होगा क्योंकि आपको ये प्राचीन काल से लेकर आना है। प्राचीन काल से लेकर आते हैं, उसके बाद मध्यकाल में आएँगे, मध्यकाल के बाद आधुनिक समय में और फिर वर्तमान में। तो 4 कालों की आपको बात करनी पड़ेगी यहाँ पर जनजातीय महिलाओं की स्थिति के बारे में। ठीक है? तो प्राचीन से लेकर आज तक क्या परिवर्तन देखने को मिला है जनजातीय महिलाओं की स्थिति में? वहीं अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जनजातीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ बताइए। तो पहला वाला ये पॉइंट पढ़ कर के आप लोग ये गलती मत कर दीजिएगा वहाँ आकर कि अर्थव्यवस्था का प्रश्न समाजशास्त्र में कहाँ से आ गया? है ना? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में मत लिख दीजिए, बल्कि जनजातीय अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पूछा गया है आप लोगों से। तो थोड़ा-सा कॉमन सेंस लगाने की भी ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो कभी-कभी बच्चे क्या करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पूछा है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा है, लिख दे धड़ाधड़, सब कुछ लिख दे लेके आएँगे, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आपको चूँकि सब्जेक्ट दिया गया है जनजाति और समाजशास्त्र, तो फिर जनजातियों की अर्थव्यवस्था के बारे में ही पूछेगा ना सामने वाला। ठीक है? तो जनजातीय अर्थव्यवस्था क्या होती है और उसकी विशेषताएँ क्या है? क्लियर है? 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 10 है जनजातीय अर्थव्यवस्था की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए और इसके स्वरूप और विशेषताएँ बताइए। तो यहाँ पर इसके स्वरूप और विशेषताएँ इस पर और मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, आप लोग क्लियर हो जाएगा। इसका स्वरूप और विशेषताएँ। एक टर्म आपकी ये भी है यहाँ पर। क्लियर है? अगला प्रश्न है परंपरागत जनजातीय राजनीतिक संगठन पर निबंध लिखिए। परंपरागत जनजातीय राजनीतिक संगठन पर निबंध लिखिए। अथवा में प्रश्न हो सकता है जनजातीय समाज की परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था और उसके स्वरूप बदलते स्वरूप की विवेचना कीजिए। टोटल 15 प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ना। चलिए प्रश्न नंबर 12 है जनजातीय समस्याओं के कारण और प्रकृति को समझाइए। तो यहाँ पर भी 2 टर्म मात्र पूछी गई है, कारण और प्रकृति। क्लियर है ना? चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13, 14, 15 3 प्रश्न आपके ये कंटिन्यूअसली है। सामान्य से प्रश्न है कि जनजातीय आंदोलन क्या होता है? इसके कारण बताइए। जनजातियों के लिए शासन द्वारा संचालित प्रमुख कल्याण कार्यक्रम क्या होते हैं? उनका उल्लेख कीजिए। और प्रश्न नंबर 15 है गौड़ एवं भील जनजाति के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संगठन को समझाइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों सुनिए ध्यान से, ये 15 वो प्रश्न है जो 2026 के एग्जाम में आपकी नैया पार लगा सकते हैं। और अगर आप वाकई एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, तो ये 15 प्रश्न आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। इनके उत्तरों को बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिए। आपको एग्जाम में बेहतर परिणाम लाने से दुनिया की कोई ताकत है रोक नहीं पाएगी। लेकिन इतने से ही काम 100% नहीं चलने वाला है। हाँ, आपका 50-60% आपके इन 15 प्रश्नों से 60% तक आपका काम हो जाएगा। यानी अगर आप 60% तक की उम्मीद रखते हैं बिना किसी गलती के, तो इन 15 प्रश्नों के माध्यम से आप 60% तक के आंकड़े को पार कर सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन आप नहीं चाहते किसी भी प्रकार की रिस्क लेना और आपका टारगेट थोड़ा और ऊँचा वाला है। और ऊँचा यानी समझ रहे हैं ना 90+% वाला है और आप वाक़ई में चाहते हैं कि मैं हर तरह से तैयार रहना चाहता हूँ इस विषय में, तो आइए थोड़ा-सा और आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे 10 और माफ़ कीजिएगा 10 नहीं, इसमें भी मैं 15 ही लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, 15 लघु उत्तरीय प्रश्नों को। क्योंकि आपको पता है समाजशास्त्र वाला जो ये विषय है, अपने आप में काफ़ी बृहद विषय है, काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसमें चांसेस होते हैं अलग-अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाने की और इसी कारण से जहाँ पर मैं हमेशा आपको 10 लघु उत्तरीय प्रश्न देता हूँ, आज भारतीय जनजातियों के समाजशास्त्र वाले इस विषय में मैं आपको 15 लघु उत्तरीय प्रश्न देने जा रहा हूँ। सिंगल कॉन्सेप्ट वाले 15 प्रश्न होंगे, जिन्हें आपको तैयारी करनी है बेहतर तरीके से। जैसे आपको दीर्घ प्रकृति के 15 प्रश्न दिए मैंने, वही 15 प्रश्न आपको लघु प्रकृति के देने जा रहा हूँ। आपको इन सभी प्रश्नों की तैयारी अच्छे से करनी है। एग्जाम में बेहतर परिणाम की प्राप्ति चाहते हैं तो देखिए पहला प्रश्न में पहली टर्म क्या है? आर्थिक वर्गीकरण किसका? जनजातियों का। आर्थिक रूप से अलग-अलग कर दीजिए सभी जनजातियों को। क्लियर है? 4-5 में समझा दीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 में क्या टर्म दी गई है? प्रजातीय आधार पर वर्गीकरण।
भारत में जितनी भी जनजातियां हैं उनका प्रजातीय आधार पर वर्गीकरण करना है। तो दो प्रश्न तो यहाँ पर वर्गीकरण के ही आ गए हैं। एक आर्थिक आधार पर वर्गीकरण करना है, दूसरे में जातीय प्रजातीय आधार पर वर्गीकरण करना है। 3 नंबर के प्रश्न में है परिवार और परिवार की विशेषताएं, लेकिन सामान्य परिवार नहीं, जनजातीय परिवार की बात यहाँ पर होगी। क्यों? क्योंकि जनजातीय समाजशास्त्र है। क्लियर है ना? इन छोटी-छोटी गलतियों से बचिएगा। अगला प्रश्न नंबर 4 में क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है? विवाहों के तरीके कि अलग-अलग टाइप, कितने तरीके होते हैं जनजातियों में विवाह के, वो तरीके आप लोगों को बताना है। प्रश्न नंबर 5 में जनजातियों में विवाह विच्छेद पर टिप्पणी लिखिए। जनजातियों में विवाह विच्छेद पर कि जनजातियों में जो है डिवोर्स कैसे होता है। क्लियर है? डिवोर्स के बारे में आपको बताना है। प्रश्न नंबर 6 को देखिए, जनजातीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति में आए परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए। संक्षेप में बताना है आपको जनजातीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति में क्या चेंजेस अब देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना? अब दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों की तरह नहीं कि पहले प्राचीन काल की बात करेंगे, फिर मध्यकाल की, फिर आधुनिक काल की और फिर वर्तमान की कर लेंगे, ऐसा नहीं। बल्कि इसमें संक्षेप में बता करके आप निकल जाएंगे साइड से। प्रश्न नंबर 7 को देखिए, शिकार करने और भोजन संग्रह करने वाली जनजातियों पर टिप्पणी। तो शिकार करके जो भोजन करती है जनजाति, उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना है। वहीं प्रश्न नंबर 8 को देखिए, 73वां संविधान संशोधन और जनजातीय राजनीतिक संगठन, इन दोनों पर है ना, दोनों पर आपको टिप्पणी करनी है। प्रश्न नंबर 9 में जनजातीय निर्धनता के कारण और समाधान बताने हैं। जनजाति आज भी किस कारण से गरीब बनी हुई है, निर्धन बनी हुई है। और प्रश्न नंबर 10 है, जनजातियों के स्वास्थ्य एवं कुपोषण संबंधी समस्याओं पर संक्षिप्त में टिप्पणी करना है। ठीक है ना? तो स्वास्थ्य और कुपोषण संबंधी समस्याओं पर। तो आप देख रहे हैं ना, 10 प्रश्न आपके हुए, लेकिन 10 प्रश्न नहीं है ये 10 टर्म है अलग-अलग। सिंगल टर्म में आपको दे रहा हूँ। आपने देखा था ना कि जब दीर्घ प्रकृति के प्रश्न हम डिस्कस कर रहे थे, उस वक़्त एक ही प्रश्न में कहीं 3 टर्म है, कहीं 4 टर्म दी गई थी। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा। लघु प्रकृति के प्रश्न है, यहाँ पर 50 से 100 शब्दों में आपको आंसर निकल के निकलना होता है ना? तो यहाँ पर सिंगल टर्म ही मिलेगी। तो सिंगल टर्म आपको मैं मात्र 15 टर्म दे रहा हूँ यहाँ पर भी, उनको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। अगला है शिक्षा संबंधी समस्या जनजातियों की। फिर है टिप्पणी करने के लिए कहा गया है बिरसा मुंडा आंदोलन और ताना भगत आंदोलन। वही प्रश्न नंबर 13 है, जनजातीय कल्याण के लिए संवैधानिक व्यवस्था क्या है, ये बता दी। संविधान में क्या व्यवस्था कर रखी है जनजातियों कल्याण के लिए। प्रश्न नंबर 14 को देखिए, भारिया, सहरिया और बेगा, इन 3 जनजातियों पर आपको लेख तैयार करना है। और प्रश्न नंबर 15 में है, कोरकू जनजाति की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संगठन बताइए। क्लियर? तो ये 15 प्रश्न लघु प्रकृति के भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों आपने क्या किया है, 15 प्रश्न आपने दीर्घ प्रकृति के देखे हैं, 15 प्रश्न हमने यहाँ पर 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति वाले और 15 प्रश्न देखे लघु प्रकृति वाले। अगर टोटल आप ये 30 प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैं पूरी गारंटी के साथ बोल दूं दोस्तों, 100% गारंटी के साथ बोल दूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो एग्जाम में आपका सामना कर सके। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपसे। बस जो प्रश्न और जो प्रश्न की जो टर्म बताई मैंने, उसके आधार पर आप तैयारी कर लीजिए अच्छे से। ठीक है ना? अच्छा, अगला पेज, अगली स्लाइड अब उन दोस्तों के लिए है जिनको नोट्स की आवश्यकता है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर की आवश्यकता है, पीडीएफ की आवश्यकता है। तो आइए बढ़ते हैं उसकी ओर। दोस्तों, कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके पास में समय नहीं है दरअसल तैयारी करने का। किसकी तैयारी? इनके आंसर कैसे निकालें, कहाँ मिलेंगे? कई सारी समस्याएँ, है ना, होती है, सामना करना पड़ रहा उन समस्याओं का। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास इनके प्रश्न नहीं है तो हम पीडीएफ के रूप में आपको एक नोट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। नोट्स यानी कि भारतीय जनजातियों के समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन ट्राइब्स में, है ना? तो आपको इसकी नोट्स अवेलेबल हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सब्सक्रिप्शन लेना होता है, 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन होता है, इसे लेना होता है। इसमें आपको एक सिंगल नोट तो मिल जाती है। लेकिन अगर आप ऑल सब्जेक्ट की नोट्स लेना चाहते हैं, तो ऑल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन होता है 249 रुपए में। ये भी आप ले सकते हैं। इसके माध्यम से आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाते हैं, जिसमें मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल, ये सारे सब्जेक्ट आ जाएँगे। हाँ, लेकिन इसमें फाउंडेशन इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि फाउंडेशन के लिए एक अलग ही बैच चलती है। तो फाउंडेशन के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यहाँ पर। हिंदी, इंग्लिश, व्यक्तित्व विकास, डिजिटल जागरूकता, चारों ही सब्जेक्ट एक कॉम्बो पैक के माध्यम से 149 रुपए के सब्सक्रिप्शन प्लान में। कैसे मिलेगा? तो इन दोनों का एक ही जो है तरीका है लेने का। नंबर दिए गए, नंबर आप मैच कर सकते हैं, सेम नंबर है, ठीक है ना? इस नंबर पर आप इन पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। आपको सारी जानकारी व्हाट्सएप पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। कल फिर मिलेंगे सेम सेशन पर, सेम टाइम पर।
टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उसको माइंड मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, ये है कि आपको कमेंट करके ये बताना होगा कि अगला कौन-सा मॉडल पेपर आप देखना चाहते हैं, किस विषय पर मॉडल पेपर देखना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट पर मैं जल्दी आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा दूँगा। आपकी कमेंट के 4 से 5 घंटे के अंदर आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम अभी कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, तो उस कारण से मैं भी काफ़ी अलर्ट हूँ। तो आप लोग अगर कमेंट करते हैं, ना कोई नया सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर अभी तक मॉडल पेपर नहीं आया है, तो मैं तुरंत उस पर मॉडल पेपर लेकर के आ जाऊँगा। ठीक है ना? सेशन अगर हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक करे बिना सेशन को मत छोड़िएगा, लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि सभी नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। मिलेंगे कल सेशन में। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।